हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम आपका अध्याय नंबर 7 शुरुआत कर रहे हैं। त्रिभुज। ये त्रिभुज की आकृति दी हुई है जिसका नाम हमने एबीसी दिया है। ये 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति है। इसमें 3 भुजाएं हैं। इसका नाम हमने एबी दिया है, या हम इसको बी ए भी बोल सकते हैं। ये भुजा बीसी है जिसको हम सीबी भी बोल सकते हैं। ये एसी भुजा है जिसको हम सी ए भी बोल सकते हैं। तो इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 कोण भी बने हुए हैं। ये कोण है, इसको कोण ए बोला जाए, इसको कोण बी, इसको कोण सी। देखो, इनके अन्य नाम भी हो सकते हैं। कोण ए को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। बिंदु ए पर बना हुआ कोण है तो इसको हम कोण बी ए सी भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम कोण सी ए बी भी बोल सकते हैं। ध्यान में रखने योग्य बात यह होती है कि जब 3 बिंदुओं से कोण दर्शाया जाता है तो बीच वाले बिंदु पर कोण बनता है। तो कोण ए को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही जो कोण बी है उसको भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो कोण इसे एबीसी बोला जाए, बीच वाले बिंदु बी पर कोण बना हुआ है, या फिर इसको कोण सी बी ए बोला जाए, बीच वाले बिंदु बी पर कोण बना हुआ है। ऐसे ही कोण सी को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कोण ए सी बी बोले या फिर कोण बी सी ए बोले, एक ही बात है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोण को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं या फिर इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। यदि कहीं पे विभाजन नहीं है तो सिंपल कोण ए भी बोला जा सकता है। ठीक है। अब देखिएगा, जो हमारा अध्याय है वो आपके कक्षा 10 के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सर्वांग समता की अलग अलग कसौटियां होती हैं और उनका हमें उपयोग करना होता है दिए गए सवालों को सिद्ध करने के लिए। तो देखो, त्रिभुजों की सर्वांग समता से क्या मतलब है कि त्रिभुज सर्वांग सम है, इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए। तो देखो, यदि 2 त्रिभुजों की आकृति और आकार दोनों समान हो, इसको अंग्रेजी में समझे तो शेप एंड साइज, यदि दोनों चीजें सेम हो तब हम बोलेंगे कि वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। आपने पंखे की 3 ब्लेड्स को देखा है, वो तीनों ब्लेड कैसी होती हैं? वो बिल्कुल सेम साइज की होती हैं, सेम शेप की होती हैं। यदि एक के ऊपर एक रख दी जाए तो ये पता नहीं कर सकते यदि ऊपर से देखा जाए कि इसके नीचे कुछ और भी रखा हुआ है, यानी उसको पूरा पूरा ढक लेती है। यदि दूसरा उदाहरण देखें तो आप यदि अपने किताब के पन्नों को देखेंगे तो एक पन्ने पर यदि दूसरा पन्ना रख दिया जाए तो नीचे वाला पूरा कवर हो जाता है, कुछ भी भाग बचा हुआ नहीं होता है। तो उसकी आकृति और आकार सेम होने के कारण ऐसा है। यदि आप एक ही कंपनी की स्केल लेकर के आते हैं सेम साइज की, तो वो भी आपस में कैसी होती हैं? सर्वांग सम होती हैं। सर्वांग सम होने का मतलब क्या है? सभी अंक समान। सर्वांग सम में देखें तो इसमें अर्थ छुपा हुआ सर्वांग सम यानी सभी अंक समान। सभी अंक समान होने का मतलब यदि त्रिभुज से समझा जाए तो तीनों कोण समान होने चाहिए और तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में टोटल 6 अवयव हैं, तो 6 अवयव समान हैं, इसका मतलब है त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहे जाएंगे। सर्वांग सम का संकेत होता, देखो, बराबर का निशान बना दें और ऊपर ऐसी आकृति बना दें तो ये पूरा निशान है वो एक संकेत बन जाता है किसका? सर्वांग सम का। अब ये 2 त्रिभुज मैंने बनाए हैं, इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखिएगा, मैंने ए बी भुजा पर एक डैश लगा दिया है और ऐसे ही इस त्रिभुज में पी क्यू पर भी एक डैश लगा दिया है। इसका अर्थ यह है कि ए बी की लंबाई जितनी है उतनी ही पी क्यू की लंबाई है। फिर देखें, मैंने बीसी भुजा पर डबल डैश लगाया है, ऐसे ही क्यू आर भुजा पर भी डबल डैश लगाया है। तो इसका अर्थ है कि इन दोनों भुजाओं की लंबाई भी समान है। तीसरी भुजा एसी पर मैंने 3 डैश लगाए हैं, तो पी आर पे भी 3 डैश लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि एसी भुजा पी आर के समान है। ठीक है, मैंने बिंदु सी पर एक चाप वाला कोण दर्शाया है, बिंदु ए पर 2 चाप के साथ में कोण दर्शाया है, बिंदु बी पर 3 चाप का कोण दर्शाया है।
तो आप देखें ऐसे ही इस त्रिभुज में भी मैंने एक चाप, दो चाप और तीन चाप वाले कोण दर्शा दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग कोण का माप है तो आप अलग अलग चाप से दर्शाएंगे। आप एक चाप लगा सकते हैं, दो चाप लगा सकते हैं, तीन चाप भी लगा सकते हैं। इससे समझने में आसानी होती है कि तीन चाप वाला तीन चाप वाले के बराबर है, दो चाप वाला दो चाप वाले के बराबर है, एक चाप वाला कोण एक चाप वाले के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों में तीनों तो कोण समान हैं और तीनों भुजाएं समान हैं। इसका मतलब हम समझेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं, इनके सभी अंग समान हैं। तो दोनों त्रिभुजों में तीन बातें तो हमने लिख दी, कौन सी? भुजाओं वाली। और तीन बातें लिख दी, कौन सी? कोणों वाली। कि इसके तो तीन कोण इसके तीन कोण के बराबर हैं, इसकी तीन भुजाएं इसकी तीन भुजाओं के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। ठीक है, अब इन त्रिभुजों में आपस में सर्वांग समता को लिखेंगे कैसे? यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे देखो, इस त्रिभुज का नाम मैंने लिख दिया है मेरी मर्जी से एबीसी। लिखने को इस त्रिभुज का नाम क्या लिख सकते हैं? सी ए बी भी लिख सकते हैं, या सी बी ए भी लिख सकते हैं, या बी सी ए भी लिख सकते हैं, या बी ए सी भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या नामकरण किया इसका? इस त्रिभुज का मैंने नामकरण किया है एबीसी। तो इसमें क्रम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिंदु ए पर दो चाप वाला कोण है, फिर ए से मैं बिंदु बी पर गया हूं, तो ए से मैं बिंदु बी पर गया हूं जहां पर मेरे को तीन चाप वाला कोण मिला है। फिर बी बिंदु से मैं सी पर गया हूं, तो बी से सी पर जाने पर मैं डबल डैश वाली लाइन को कवर करके गया हूं, तो बिंदु सी पर पहुंचा जहां पर एक चाप का कोण है। तो इसमें जिस क्रम को मैंने अपनाया है उसी क्रम को आप इस त्रिभुज के नामकरण में अपनाएंगे। ऐसे नहीं कि इस त्रिभुज का नामकरण आप कुछ भी कर देंगे। इसको आर पी क्यू नहीं बोल सकते हैं, इसको पी क्यू आर नहीं पी आर क्यू नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके नामकरण के लिए हमें वही क्रम लेना पड़ेगा जो हमने त्रिभुज एबीसी के नामकरण के लिए किया था। आप सर्वप्रथम बिंदु ए पर थे, यानी दो चाप वाले कोण पे थे, तो शुरुआत करोगे बिंदु पी से। ठीक है, उसके बाद में ए से आप बी पर गए थे, एक डैश वाली भुजा को कवर करते हुए बिंदु बी तक। तो आप पी से एक डैश वाली भुजा को कवर करते हुए बिंदु क्यू तक जाएंगे, जहां पे आपको तीन चाप वाला कोण मिल जाएगा। बिंदु क्यू तक पहुंच गए, उसके बाद में क्यू से आर तक जाएंगे, दो डैश वाली भुजा को कवर करते हुए बिंदु आर तक, जहां पर एक चाप का कोण विद्यमान है। ठीक है, तो यह नामकरण काफी महत्वपूर्ण है, इसको ठीक से आप समझ लें। ठीक है, अब सर्वांग समता की कुछ अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। सभी अंग समान हैं। यह तो त्रिभुज से संबंधित बात थी कि तीन भुजाएं समान हो, तीनों कोण समान हो, तब दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, कुछ भी जगह बाकी नहीं रहेगी। यदि हम और अन्य उदाहरणों के बारे में सोचें, तो यदि एक ही त्रिज्या के हम वृत्त खींचें, बहुत सारे एक ही त्रिज्या के यानी समान त्रिज्या वाले बहुत सारे वृत्त खींचें, तो वो वृत्त हैं वो भी एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, यानी वो आपस में कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। ऐसे ही आप देखें अन्य उदाहरण में, यदि समान भुजा वाले हम वरक खींचते हैं, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर वाले हम वरक खींचते हैं, तो सभी वर्ग होंगे वो सर्वांग सम होंगे। वरक की खास बात क्या होती है? सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, और चूंकि हमने भुजाओं की लंबाई फिक्स कर दी है, सेम रहेगी, तो चाहे हम कितने भी वृत्त बना दें, सभी में 90 डिग्री कोण विद्यमान होना ही है, और सभी की भुजाओं की लंबाई समान होनी है। तो इसका मतलब वो सभी वर्ग हैं वो भी सर्वांग सम हो जाएंगे। अब यदि आकृति नहीं बना के दी जाए आपको, और आपको ऐसे बोल दिया जाए एक वाक्य के रूप में, यदि त्रिभुज LMN सर्वांग सम है त्रिभुज STU के, त्रिभुज LMN सर्वांग सम है त्रिभुज STU के, तब हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये त्रिभुज यदि इसके सर्वांग सम है तो इसके तीनों कोण इसके तीनों कोणों के बराबर होंगे, और इसकी तीनों भुजाएं इसकी संगत तीनों भुजाओं के समान होंगी। यानी बिंदु L पर बना हुआ कोण बिंदु S पर बने हुए कोण के बराबर होगा,
बिंदु M पर बना हुआ कोण बिंदु T पर बने हुए कोण के बराबर होगा, बिंदु N पर बना हुआ कोण बिंदु U पर बने हुए कोण के बराबर होगा। तीन बातें तो हो गई कौन सी, निष्कर्ष के रूप में कोणों वाली। निष्कर्ष के रूप में हमें टोटल 6 बातें निकाल सकते हैं इस वाक्य से। तो तीन तो कोण समान होंगे और तीनों संगत भुजाएं भी समान होंगी, यानी L से लेके M तक की भुजा है वो S से लेके T तक की भुजा के बराबर होगी, और M से लेके N तक की भुजा है वो T से लेके U तक की भुजा के बराबर होगी। ऐसे ही L से लेके N तक की भुजा बराबर होगी S से लेके U तक की भुजा के। तो तीन निष्कर्ष तो निकलेंगे कोणों के और तीन निष्कर्ष निकलेंगे भुजाओं के। ठीक है, इससे जब भी हम ये बातें लिखते हैं, आपको दे दिया कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं और उससे आपने 6 निष्कर्ष निकाले, तो ये 6 निष्कर्ष कैसे आते हैं, आपने कौन सी जानकारी को आधार बनाया जिसके कारण आपने ये लिखा, तो वो होता है ये जानकारी कि जो भी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। जो भी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे उनके संगत भाग बराबर होंगे, यानी LM भुजा के संगत भुजा है ST। देखो LM भुजा के संगत भुजा कौन सी है, ST, और MN भुजा के संगत भुजा कौन सी है, TU। LN भुजा के संगत भुजा कौन सी है, SU। तो ये संगत भाग होंगे वो समान होंगे, तभी तो त्रिभुज सर्वांग सम है। बोला गया है कि सभी अंग समान है, तो उनकी संगत भुजाएं समान होंगी और संगत कोण हैं वो भी बराबर होंगे या समान होंगे। तो ये थी सर्वांग समता का प्राथमिक परिचय, जिसके बारे में हमने देखा है कि हम त्रिभुज यदि सर्वांग सम दे रखे हों तो उनसे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और यदि आकृतियां दी गई हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्वांग समता की कसौटियां। यदि दो त्रिभुज इस प्रकार के आपको दे दिए जाएं कि उनमें दो भुजाएं समान हों और बीच का कोण समान है, यदि दो भुजाएं समान दे दी जाएं और बीच का कोण भी समान दे दिया जाए, तब हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में SAS सर्वांग समता के नियम से सर्वांग सम है। देखिएगा इसमें कितने सदस्य आपको दे रखे हैं, टोटल 6 अवयव होते हैं, इसमें 3 अवयव आपको दे रखे हैं और वो भी विशेष क्रम में हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि हर कोई नियम बन जाता है, ये SAS नियम है। इसका मतलब क्या है कि दो त्रिभुज आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें दो भुजाएं बराबर हैं और उन दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण समान है। ठीक है, तब ये नियम लगेगा और इस नियम से बाकी जो 3 सदस्य हैं वो भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि केवल इतनी सी बात से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं। ये बातें आप 10वीं क्लास में सिद्ध भी करेंगे कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो अभी आप ये 5 नियम हैं, इन पांचों नियमों को याद रखेंगे कि कौन कौन से सर्वांग समता के नियम होते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। जैसे देखिएगा ये पहली आकृति मैंने बनाई है, इनमें इन दो त्रिभुजों को आप ठीक से देखें तो AB भुजा की लंबाई है वो PQ के बराबर है, एक डेश वाली के, और BC भुजा की लंबाई QR के बराबर है, दो डेश वाली के बराबर, और इन दोनों बराबर भुजाओं के बीच वाला कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो देखो दो भुजाएं बराबर दे दी और उन दोनों बराबर भुजाओं के बीच वाला कोण भी बराबर दे दिया, तो इसका मतलब नियम कौन सा लग गया, SAS। ठीक है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनका अंतर्गत कोण यानी उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं तथा उनके अंतर्गत कोण के यदि बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज SAS नियम से सर्वांग सम कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें भी आप क्रम का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। जैसे मैं इस त्रिभुज का नामकरण कर देता हूं ABC, तो लिखा जाएगा देखो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है कौन से त्रिभुज के, उसका नामकरण ठीक से करना है।
मैंने देखो ए बिंदु से स्टार्ट किया है, ए बी, तो ए बी मतलब क्या है, एक डेश वाली भुजा, उसके बाद में दो चाप वाला कोण, तो एक डेश वाली भुजा और दो चाप वाला कोण यानी पी क्यू, और फिर आर, तो नाम हो जाएगा पी क्यू आर। हम बोलेंगे कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है। दूसरा नियम है ए एस ए सर्वांग समता नियम। इसमें देखो दो त्रिभुज ऐसे दे दी जाएं कि उनके दो कोण समान हो और उनके बीच की भुजा समान हो। दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनके दो कोण समान हैं और उन दोनों समान कोणों के बीच वाली भुजा भी समान है, तब दोनों त्रिभुज ए एस ए नियम से सर्वांग सम कहे जाते हैं। देखिएगा, इस त्रिभुज में ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और इन दोनों समान कोणों के बीच वाली जो भुजा है वो भी दोनों त्रिभुजों में समान है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में ए एस ए नियम से सर्वांग सम है। हम लिखेंगे कैसे नामकरण के रूप में, देखो इस त्रिभुज का नाम मैं लिख देता हूं पी आर क्यू, पी आर क्यू। ये किसके सर्वांग सम होगा? देखो पहले मैं बिंदु P पर था, फिर R पर गया और फिर Q पर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि A फिर B और फिर C पर जाया जाए, तो यहां पे हो जाएगा त्रिभुज ABC। तो आप समझ गए होंगे कि इसका नाम मैंने PQR नहीं लिखा है। इसका नाम यदि आप PQR बदल देंगे तो यहां पर भी बदलाव हो जाएगा, क्योंकि क्रम का काफी महत्वपूर्ण स्थान है यहां पर। ठीक है। तीसरा नियम है AAS सर्वांग समता नियम। इसमें देखो क्या बोला गया है, यदि दो त्रिभुज ऐसे हों कि उनके दो कोण समान हो और उन दोनों कोणों के अलावा कोई भुजा समान हो। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी दो कोण समान थे लेकिन बीच वाली भुजा बराबर थी, तब ASA नियम लगा। लेकिन यदि आपको ऐसा दे दिया जाए कि दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनमें दो कोण समान हैं और बीच वाली भुजा समान नहीं है, कोई और भुजा समान है दोनों त्रिभुजों में, तब लगेगा AAS सर्वांग समता नियम। देखिए आकृति 3, इसमें मैंने PQR त्रिभुज बनाया है, एक STU त्रिभुज बनाया है। बिंदु P पर एक चाप वाला कोण है जो कि इस त्रिभुज में बिंदु S पर बने हुए कोण के बराबर है। बिंदु Q पर दो चाप वाला कोण बनाया है जो T बिंदु पर बने हुए कोण के बराबर है, और इन दोनों समान कोणों के बीच वाली भुजा जो है मैंने उसको बराबर नहीं कहा है। ऐसा आपको मिल जाए कि दो कोण समान हो और उन दोनों कोणों के बीच वाली भुजा बराबर नहीं होकर के बाकी बची हुई भुजाओं में से कोई सी बराबर हो जाए, जैसे मान लो QR भुजा बराबर है इसके TU के, तब नियम कौन सा लगेगा? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। यहां पर क्या था? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो यहां पर नियम लगेगा एंगल एंगल साइड। अब इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे मान लो इसका नाम आप PQR लिख रहे हैं, ये कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम होगा? PQR लिखा गया है। P मतलब एक चाप वाला, Q मतलब दो चाप वाला, R मतलब कोई कोण दर्शाया नहीं गया है, तो एक चाप वाले से दो चाप वाले फिर U पे, यानी आप सीधा नाम लिख देंगे STU। चौथा नियम ट्रिपल S सर्वांग समता नियम है। यदि आपको दो त्रिभुज ऐसे मिल जाएं जिनकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की भी तीनों भुजाओं के समान हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं ट्रिपल S सर्वांग समता नियम से। ठीक है। जैसे देखो ये आकृति बनाई है मैंने, इसमें त्रिभुज LMN है और ये है आपका DEF। तो इसमें एक डेश वाली एक डेश वाली के बराबर है, दो डेश वाली दो डेश वाली के, तीन डेश वाली तीन डेश वाली के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से नियम से? ट्रिपल S SSS सर्वांग समता नियम से। नामकरण कैसे लिखेंगे?
जैसे मान लो पहले वाले त्रिभुज का नाम एल एम एन लिख दिया है, तो एल एम एन का मतलब है यहां से आप यहां और फिर यहां से यहां, पहले एक डेस वाली को कवर किया फिर दो डेस वाली को, तो आप यहां से यहां तक जाएंगे, यानी इसका नामकरण होगा डीईएफ। ठीक है। अगला नियम है आरएचएस सर्वांग समता नियम। देखो आरएचएस से समझें, आर का मतलब राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। एच का मतलब हाइपोटेनस होता है इंग्लिश में, तो उसको बोलते हैं कर्ण। एस का मतलब है साइड, मतलब भुजा। तो दो त्रिभुज आपको ऐसे मिल जाएं जिनमें दोनों में 90-90 डिग्री का कोण हो, दोनों में जो कर्ण है उसकी लंबाई समान है और दोनों त्रिभुज में एक अन्य भुजा भी समान है, तब लगेगा आरएचएस सर्वांग समता नियम। जैसे आप देखें ये आकृति 5 मैंने बनाई है, इसमें दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनमें दोनों में 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो दोनों त्रिभुजों में कर्ण भी समान है और अन्य भुजा भी समान है। कर्ण के अलावा एक भुजा ऐसी है जो समान बताई गई है दोनों त्रिभुजों में, यानी इसकी लंबाई इसके बराबर बता दी गई है, तो दोनों त्रिभुज आपस में आरएचएस सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम कहे जाएंगे। अब इसका नामकरण कैसे होगा, देखो इस त्रिभुज का नाम मान लो आप एक्स वाई जेड दे रहे हैं, तो इस त्रिभुज का नामकरण कैसे होगा, एक्स वाई जेड। तो इसका नामकरण आप समझ गए होंगे शायद। यह बिंदु ऐसा जहां पे कोई कोण दर्शाया नहीं गया है और फिर बिना डेस वाली भुजा पे गए हो, 90 डिग्री पर पहुंचे हो, फिर डबल डेस वाली को कवर किया है, फिर जेड पे पहुंचे हो। इसका मतलब जी से आप स्टार्ट करेंगे, एच तक आएंगे, फिर एच से आई तक, तो इसका नामकरण होगा त्रिभुज जी एच आई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सर्वांग समता के आपके नियम थे जिनका हम सवालों में उपयोग करेंगे। प्रश्नावली 7.1 में पहला सवाल देखिए, चतुर्भुज एबीसीडी आपको दिया गया है और इसमें जानकारी ये दी गई है कि चतुर्भुज एसीबीडी है, सॉरी इसका नाम एबीसीडी नहीं है, क्योंकि नामकरण जो भी होता है वो या तो ऐसे घूमते हुए होता है या फिर ऐसे घूमते हुए होता है। ये आपको इस तरीके से नामकरण कर दिया है ए, सी, बी और डी। तो चतुर्भुज एसीबीडी में एसी की लंबाई आपको एडी के बराबर दे रखी है। दूसरी जानकारी है कि AB जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है। AB जो खींची गई है वो पूरे कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक क्या होता है, समान दो भाग करने वाला। तो AB ऐसी है जो पूरे कोण ए के दो समान भाग कर देगी। ये पूरा कोण ए है, तो इस कोण ए को दो समान भागों में बांटने वाली कौन है, AB, यानी ये भाग इस भाग के बराबर होगा। मान लो पूरा कोण 60 डिग्री है, तो 30 यहां पे और 30 यहां पे हो जाएगा, इसको बोलते हैं समद्विभाजक। अब आपसे सिद्ध करवाया है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज ABD, यानी इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो ये पूरा पूरा इसको ढक लें। दूसरे शब्दों में इसके सभी अंग इसके सभी अंगों के समान हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो, जिन तो दो त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है उनको आप लेंगे और उनमें तीन बातें ऐसी देख लेंगे जो दोनों त्रिभुजों में समान हो, क्योंकि हमने जो भी 5 नियम पढ़े हैं उन पांचों नियम में आपको यह पता चल गया कि तीन तीन बातें समान होनी जरूरी हैं, तब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं। तो त्रिभुज ABC को लूंगा मैं और त्रिभुज ABD को लूंगा, क्योंकि इन दोनों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABD में कौन कौन सी बातें समान हैं। देखो, ABC में और ABD में एक बात तो यह है कि AB भुजा दोनों त्रिभुजों में समान लंबाई की है, क्योंकि AB की लंबाई इस त्रिभुज में जितनी है उतनी इस त्रिभुज में है, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है ये। तो फिर
इस त्रिभुज में ये कोण जितना है उतना ही इस त्रिभुज में ये कोण है, यानी इस कोण को मैं क्या लिखूंगा, कोण BAC बराबर है कोण BAD के। ये दोनों भाग बराबर क्यों हैं कोणों के, क्योंकि AB ने कोण A के दो समान भाग किए थे। ये दिया था हमें कि AB है वो कोण A का समद्विभाजक है, और ABC त्रिभुज में AC भुजा की लंबाई AD के बराबर आपको दी है, देखिएगा। तो इस त्रिभुज की तीन बातें इस त्रिभुज की तीन बातों के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। अब कौन से नियम से हुए, देखो इस त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है ही, और इन दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण समान है, तो नियम कौन सा लगा, SAS। तो SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, सर्वांग सम। नामकरण आपको कैसे करना है, ABC पहले लिखा हुआ है और उसी के अनुदिश आप लिखेंगे ABD, ठीक है। दूसरा सवाल इसने महत्वपूर्ण किया था, वो ये था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इन दोनों भुजाओं के बारे में आपकी राय क्या है। तो देखो जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम ही हो गए, यानी सभी अंग समान ही हैं, तो BC भुजा की लंबाई BD के बराबर होगी। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इससे कि BC भुजा की लंबाई BD के बराबर होगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 देखिए, आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD की लंबाई BC के बराबर है, AD की लंबाई BC के बराबर है, और कोण DAB का मान यानी ये पूरा कोण बराबर है CBA के। ये पूरा कोण इस पूरे कोण के समान है। सिद्ध करने के लिए आपको बोला है तीन बातें, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD है वो सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। दूसरी बात सिद्ध कीजिए कि BD बराबर AC है। तीसरी बात सिद्ध कीजिए कि कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के। तो ये तीन बातें हम कैसे सिद्ध करेंगे, देखो जो पहली बात उसने बोली है सिद्ध करने वाली वो हम देख लेते हैं, और उससे ये दोनों भाग बराबर आ जाएंगे। तो पहले हम इस पे चलते हैं, त्रिभुज ABD और BAC त्रिभुज को उठाते हैं। ABD त्रिभुज को उठा के अलग रखें तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ये A है, ये B है और ये D है, और मैं यहां पर बनाता हूं, ये A है, ये B है और ये C है। मैंने जिन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए बोला है उसने उन दोनों को अलग अलग उठा के रख लिया। अलग सोच सकते हैं, यदि चित्र में सोचें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से सोच सकते हैं इसको। देखो इन दो त्रिभुजों में हमें तीन बातें समान मिल जानी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो देखो AD और BC बराबर उसने बोली है, AD बराबर BC, तो ये तो उसने दे रखा है, तो इस त्रिभुज की एक भुजा इसके बराबर मिल गई। फिर उसने ये भी बोला था कि DAB कोण जितना है उतना ही CBA कोण है, CBA कोण, यानी ये कोण इसके समान दे दिया। तीसरी बात आपको नजर आ गई होगी कि जो AB भुजा की लंबाई इस त्रिभुज में है उतनी ही AB भुजा की लंबाई इसमें है, क्योंकि बिंदु A से बिंदु B तक की तो भुजा है। तो दोनों त्रिभुजों में आपको तीन बातें बराबर नजर आ गई होंगी, दो भुजाएं समान हैं और दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण समान है, यानी SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। ठीक है, इसमें देखें AD भुजा BC के बराबर है। आप जैसे ऊपर वाले सवाल को लिख के देखा है उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, और दूसरा भाग है और तीसरा भाग है उनको आप सर्वांग समता से सिद्ध भी कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि सर्वांग सम यदि सिद्ध हो गए तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। तो BD भुजा की लंबाई AC के बराबर होगी, और कोण ABD की बात कर रहा है तो कोण BAC के बराबर होगा, क्योंकि संगत भाग समान होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।